तो हम लोगों ने कल इन दो सेंटेंसेस को देख लिया बेटा। अब आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने थोड़ा सा कल आप लोगों को बताया था कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे प्रस्ताव रखने, सलाह देने, प्रार्थना करने या आदेश देने का मीनिंग निकलता है। ठीक, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, पारो। मतलब इससे प्रपोजल, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये चार चीजों का मीनिंग निकलता है। याद रहेगा आपको? इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कैसे हम इनको लिखते हैं, या अगर कहीं हमें इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा? बहुत इजी है। इनकी शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। कल समझाया था अच्छे से इसके बारे में। तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ये देखने को मिला कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कल हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश में SVO ये ऑर्डर चलता है। तो हमने केवल किसको छिपा दिया? एस को छिपा दिया। अब हमारे पास केवल रहेगी वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं: बेस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो 5 फॉर्म्स में से अब 4 को और हटा दीजिए, केवल एक फॉर्म बची, बेस फॉर्म, जिसका यूज करना है हमें इंपरेटिव सेंटेंस में। कभी भी हम सेकंड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म से या आईएनजी फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए, डेफिनेशन हम लिखा ही चुके थे शायद, है ना? अब सीधे हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो एक एक करके हेडिंग डालते जाइए आप। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रपोजल। हम प्रस्ताव कैसे रखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। ओके बेटा, ध्यान दीजिए यहां पर। अगर आपको किसी के सामने कोई सुझाव रखना है, प्रपोजल रखना है, तो आप इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से करते हैं। किससे बिगिन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को? लेट से, राइट? लेट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप अस लगाएंगे। लेट के बाद तुरंत क्या लगाएंगे? अस। और जिस क्रिया का आपने प्रस्ताव रखा है, जो भी करने का, देखिए वर्ब तो आपकी ये हो गई, ध्यान से समझना इस बात को। आपकी वर्ब क्या हो गई? लेट। फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया अस। अब ये जो आप वर्ब लगाने जा रहे हैं ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इन्फिनेटिव के कई रूप होते हैं, जिसमें से एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं उसे? बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वैसे तो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन जब टू हट जाए और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। ओके बेटा? मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू, क्या बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव को? इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। ठीक ना? तो है तो ये इन्फिनेटिव ही, लेकिन विदाउट टू है। तो अब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। मतलब जिस भी एक्शन का आपने सुझाव रखा है, जैसे आपने कहा कि आओ चले, तो आप चलने का सुझाव रख रहे हैं ना, तो यहां पर उसी को आप इन्फिनेटिव में लिखेंगे, बेयर इन्फिनेटिव में, तो वो वर्ब लिख देंगे आप। ठीक? लेट अस गो। जिस भी क्रिया का आप सुझाव रख रहे हैं उसको अस के बाद लिखा जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ऐसे और वाक्य बनाइए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा बेयर इन्फिनेटिव। पहले मतलब गो तो लिख ही लीजिए, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए बेयर इन्फिनेटिव। अब ऐसे आप ढेरों वाक्य बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जैसे आपने किसी दोस्त के साथ
सामने सुझाव रखा कि आओ पढ़ाई करें, तो कैसे बनाएंगे? बनाइए, लेट अस स्टडी, लिख लीजिए। आपने अपने रिलेटिव्स के सामने सुझाव रखा कि चलो डांस करें, तो कैसे बोलेंगे? लेट अस डांस, है ना? लेट अस, और सुझाव आपने किसका रखा है? डांस करने का, तो उसको बेयर इंफिनिटिव में लिखेंगे, ठीक है? लेट अस डांस। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो ये तो हो गया किसी एक्शन को करने का सुझाव रखना, लेकिन कभी कभी किसी एक्शन को ना करने का भी तो सुझाव देते हैं हम, है ना? जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है और सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि चलो सोया जाए, आप कहें नहीं यार सोना नहीं है, सोएंगे नहीं, तो आप किसका सुझाव रख रहे हैं? ना सोने का। आप किसी एक्शन को ना करने का सुझाव रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? बेयर इंफिनिटिव के पहले, क्योंकि आप इसको ना करने का, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप किस क्रिया को ना करने का सुझाव दे रहे हैं? इसको, तो इसके पहले नॉट लगाएंगे ना बेटा। तो आप कैसे बनाएंगे फिर वाक्य? लेट अस नॉट स्लीप या गो, जो भी लिखना, लेट अस नॉट स्लीप, लेट अस नॉट गो, लेट अस नॉट डांस, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। आपकी 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे और आपको लग रहा है कि नहीं आज समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आपने अपने दोस्तों के सामने क्या सुझाव रखा? समय ना बर्बाद करने का। तो कैसे बोलेंगे? लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। अच्छे से क्लियर हो तभी बताना बेटा। तो ये प्रपोजल वाला क्लियर हो गया तुम लोगों को? अगर किसी एक्शन को करने का सुझाव रखेंगे तो लेट अस बेयर इंफिनिटिव, नहीं करने का सुझाव रखेंगे तो लेट अस नॉट प्लस बेयर इंफिनिटिव। आगे बढ़ते हैं। एडवाइस। सलाह कैसे दी जाती है प्रेजेंट सेंटेंस से? सलाह देने के लिए आपको यही पैटर्न यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे और बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो कोई भी आप जैसे सुझाव देते हैं, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को सलाह दी मदद करने की, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे हेल्प, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, किसकी मदद करनी है बेटा? गरीबों की। हेल्प द पुअर, तो ये द पुअर यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, बाद में नहीं आता है। तो ये वर्ब के बाद जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर बेटा? हेल्प द पुअर। तो हम एडवाइस देने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, एक जो नई चीज तुम्हें सीखनी है, जो तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ते समय मिल सकती है, वो क्या है? कभी कभी क्या होता है, हम अपनी एडवाइस को जोरदार बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम 2 महीने बाद है, तो हम आपसे क्या कहेंगे? वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक ना? क्योंकि अभी 2 महीने का समय है। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम्स अगले ही हफ्ते हैं, तो हम अपनी सलाह को थोड़ा जोरदार बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे? तो फिर हम अपनी सलाह कैसे बोलेंगे? इसमें कुछ नहीं करना होता है बेटा। आप ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, इसके पहले डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू, और बाकी वही सेंटेंस रहेगा। डू हेल्प द पुअर, और आगे लिख लीजिए EMPHATIC, एम्फैटिक एडवाइस, जोरदार सलाह। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब भी आप डू देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, अब ये कैसी हो गई? एम्फैटिक हो गई, जोरदार हो गई। ठीक है?
आप मान लीजिए बहुत ज्यादा नीड में हैं, आप तो आप मतलब आपको लग रहा है कि किसी को ये काम करना चाहिए, तो आप सिंपल तरीके से बोलेंगे। अगर आप बहुत जोरदार तरीके से बोलना चाह रहे हैं तो आप उसके पहले केवल डू लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बेटा एडवाइस में ही। अभी एक तो और चीज रह गई है। ये तो बात हो गई कब की, जब आप किसी काम को करने की सलाह दे रहे हैं। और एक चीज ये भी हो सकती है कि आप किसी काम को ना करने की सलाह दें। काम करने की सलाह दी तब तो ये हो गया, और ना करने की सलाह देंगे तो फिर हम वाक्य कैसे बनाएंगे, उसको हम शुरू करते हैं डू नॉट से। कैसे शुरू करेंगे? डू नॉट। फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, फुल स्टॉप। कुछ नहीं हुआ, अगर हम डू नॉट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो गया, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है, किसी काम को ना करने की एडवाइस देनी है, तो हम उसके पहले डू नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि धूप में मत खेलो, आप छोटे बच्चे को सलाह दे रहे हैं धूप में मत खेलो, तो कैसे बोलोगे? डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन। इज इट क्लियर नाउ? तो आप किसी एक्शन को ना करने की सलाह देंगे तो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत होगा डू नॉट से, है ना। उसे हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट का मीनिंग देना चाह रहे हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जो अभी आपने एडवाइस का पैटर्न देखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, वही पैटर्न आपको यहां यूज करना है, बस रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। क्योंकि सामने वाले को कैसे पता चले कि आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो वर्ड यूज करने होते हैं, प्लीज या काइंडली। हेल्प मी, हम प्लीज भी बोल सकते हैं, काइंडली भी बोल सकते हैं। इन दोनों का केवल इतना ही काम है कि ये क्या शो करते हैं, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। ओके, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिससे रिक्वेस्ट करने का मीनिंग निकल रहा है। अगर मान लीजिए हम प्लीज या काइंडली हटा देंगे तो हेल्प मी से हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, राइट। सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट वी यूज प्लीज एंड काइंडली आइदर इन द बिगिनिंग और एट द एंड। हम शुरुआत में इनको हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं और इनको हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसमें कोई अंतर नहीं है बेटा, आप प्लीज हेल्प मी बोलिए या हेल्प मी प्लीज बोलिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इनको हम शुरुआत में और लास्ट में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। ऐसे ही आप लेट वाले वाक्य से भी बना सकते हैं। लेट मी स्लीप प्लीज, लेट मी स्लीप प्लीज। लेट से हमने वहां पर प्रपोजल दिया था, लेकिन वहां हमने लेट के बाद क्या यूज किया था बेटा? अस। लेकिन यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम, तो लेट प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद बियर इंफिनिटिव, और रिक्वेस्ट दिखाने के लिए काइंडली या प्लीज में से कुछ भी यूज कर दीजिए। इन सबकी मतलब ये हमें जरूरत तब पड़ेगी जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, है ना, नरेशन पढ़ेंगे या और आगे की एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे, तो इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, वरना फिर दिक्कत होने लगती है। ऐसे आगे देखो, लेट हिम गो,
प्लीज। क्या मतलब हुआ इसका? उसे जाने दो, प्लीज। ठीक ना? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, मान लीजिए आप किसी को रोक रहे हैं जाने से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज लेट हिम गो, ओके लेट हिम गो प्लीज। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार उसे? तो आप इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बनाते हैं वो सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप उनको आसानी से पहचान भी सकते हैं। ठीक है बेटा? अब लास्ट बचा हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में भी यही पैटर्न यूज होता है एडवाइस की तरह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे क्लोज द विंडो। तो ये हमारी बेस फॉर्म हो गई। वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई? ये बेस फॉर्म हो गई। और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। इससे आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक ना? कॉल, अब यहां पर हम ही लिखें या हिम लिखें? हिम लिखें, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं, राइट? अब देखिए, एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कल कि इंग्लिश में एसवीओ पैटर्न होता है और इन तीनों में भी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट? कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब भी वर्ब अकेले से काम चल जाएगा। हमारी वर्ब अकेले ही सेंटेंस बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसे जब हम कहते हैं गो आउट, तो इसमें ना तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इंपरेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं है। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये आउट ऑब्जेक्ट है, तो नहीं बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर क्रिया की जाए। ये जाने की क्रिया किसी पर कर ही नहीं सकते हैं। गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज। तो गो के बाद कभी आपने बोला है गो स्कूल, गो कॉलेज? नहीं, गो टू लगाया है, क्योंकि गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। समझ गए बात? वो सारी क्रियाएं जो हम किसी के ऊपर कर नहीं सकते, जिसका कोई रिसीवर नहीं है, जैसे स्लीप, जैसे टॉक, जैसे गो, कम, तो ये सब की सब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब देखिए, गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता था। यहां पर आउट क्या है? फिर आउट है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है बेटा। एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताना। अब ये बता रहा है कि जाओ, कहां जाओ? बाहर। ये ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है। तो इस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, फिर भी ये सेंटेंस है। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, बाकी कोई चीज हो या ना हो। ठीक है? तो ये तुम्हारी बातें थी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमें 4 चीजों का मीनिंग निकल कर आता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शाबाश। तो ये 3 सेंटेंस तुम्हें क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में, वो सारे सेंटेंस जिनसे किसी एक्शन के होने या ना होने का मीनिंग निकलता है। ये जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमें इस तरीके के भी सेंटेंस मिल सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस मिल सकते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने का मीनिंग निकले,
ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उनसे प्रपोजल रखने, एडवाइस देने, रिक्वेस्ट करने या ऑर्डर देने का मीनिंग निकलता है। और ये जनरली किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट से, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट स्मोक, डू नॉट रीड सच बैड लिटरेचर। तो डू नॉट से हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, समझ गए बेटा? और अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो अफर्मेटिव बना रहे हैं तो किससे शुरू करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, समझ गए? ओके, तो ये बात हो गई तुम्हारी इंपरेटिव सेंटेंस की। अब हमारा अगला जो टाइप है सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब क्या बचा? कोई काम होना या ना होना भी हो गया, प्रश्न पूछना भी हो गया, आदेश, प्रार्थना करना, सलाह देना भी हो गया, तो बचा क्या? अब एक चीज बची, हमारी इमोशंस। क्या बची बेटा? इमोशंस। हम इंसान अपनी इमोशंस को भी तो व्यक्त करते हैं। अब इमोशंस को व्यक्त करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस बनाया गया। अब हमारी कैसी इमोशन है? अगर हम खुश हैं तो अलग तरीके का सेंटेंस बोलेंगे, अगर दुखी है तो अलग बोलेंगे, किसी की बड़ाई करना चाह रहे हैं तो अलग, और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो अलग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये बात समझ गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनसे किसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए जाने का मीनिंग निकलता है। तो इसको लिख लो। वे सेंटेंसेस जिनसे फीलिंग्स जैसे, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, प्रेज, सरप्राइज, एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद कर लो, को व्यक्त करने का मीनिंग निकलता है। वे सेंटेंसेस जिनसे फीलिंग्स को व्यक्त करने का मीनिंग निकलता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लिख ले बेटा। ओके, अब एक एक करके हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। देखिए, मान लीजिए अगर आप हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं? हुर्रे, राइट? और इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का आना मैंडेटरी है। नाम ही है उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर यूज करना पड़ेगा, राइट? असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव सेंटेंस में फिर फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो हमने, अगर मान लीजिए हमें हैप्पीनेस की फीलिंग शो करनी है तो हम हुर्रे वर्ड का यूज करेंगे। अभी और चीजें बताते हैं। फिर हमारी जो भी बात है वो हम असर्टिव सेंटेंस की हेल्प से बात बोलेंगे। हमने अपनी इमोशन तो व्यक्त कर दी, जैसे हमने पढ़ा हुर्रे, हमें समझ में आ गया कि लिखने वाला हैप्पी है। देखिए, वहां पर ना तो वो व्यक्ति बैठा है, ना वो बताने के लिए प्रेजेंट है कि वो खुश है कि दुखी है, लेकिन हमने जैसे ही वर्ड पढ़ा हुर्रे तो हमें मैसेज मिल गया कि लिखने वाला हैप्पी है, राइट बेटा?
तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम होता है कि वो जो भी राइटर है उसकी इमोशन को हमें बताए। हमने लिख दिया, अब कोई अगर जब उसने हुर्रे यूज किया है तो कोई खुशी वाली बात ही होगी, तो वो खुशी वाली बात बताएगा कि आई हैव गॉट द जॉब, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो मतलब हम ये एक्सक्लेमेशन यूज करके हमने इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दिया। ये पूरा का पूरा, चूंकि इसमें होने का यूज था, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कैसा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। समझ गए? यद्यपि अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर इसमें तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसके मिलने के कारण, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये बहुत खुश है, हमें इसकी फीलिंग पता चल रही है। और फीलिंग शो करने का काम किसका होता है बच्चा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कोई बात नहीं है। समझ गए? अगर हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, तो अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें एक एक्शन के होने का पता चल रहा है। मुझे नौकरी मिली, तो जब हमने इमोशन भी इसमें जोड़ दी, हमने अपनी फीलिंग जोड़ दी, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। राइट? आगे अलास, अब ये क्या दिखाता है बेटा? ये क्या शो करता है? ये सौरों को शो करता है, दुख को शो करता है ना? जब हम सैड होते हैं तो हम इस इंटरजेक्शन को यूज करते हैं, His uncle has died। दुख की बात है, उसके अंकल नहीं रहे। तो इससे हमें पता चला कि कोई बात, जो भी बात आने वाली है वो दुख की है, क्योंकि ये सौरों को एक्सप्रेस करेगा, सौरों की फीलिंग को शो करेगा। और उसके बाद हम एक ऐसा फैक्ट लिखेंगे जिसमें कोई सैड न्यूज होगी। लेकिन यहीं से हमें सिग्नल मिल गया कि राइटर कैसा है? सैड है। उसके अंदर कैसी फीलिंग है? सौरों की फीलिंग है। ओके? यहां पर अलेस की जगह ओ बहुत सारे इंटरजेक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। आगे बेटा ब्रावो या वेल डन, आप ब्रावो भी कह सकते हैं, वेल डन भी कह सकते हैं ना, किसी को प्रेज करने के लिए। तो ये इंटरजेक्शन है जो भी जब हमारा ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा, आज ही कल में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर जैसे हम ये अभी बता रहे थे ना, गो आउट या आउट, यहाँ पर एडवर्ब है, ये सब चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आने लगती है, तो इंग्लिश को और सीखने की इच्छा जागने लगती है कि आखिर ये कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या रोल प्ले करता है, हम और जाने, भूख बढ़ जाती है हमारी। तो ये ब्रावो पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो इंटरजेक्शन है, लेकिन काम क्या करता है? प्रेज की फीलिंग शो करने का। कौन सी फीलिंग शो करता है बेटा? प्रेज। जब हमें किसी की प्रशंसा करनी होती है, मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई और आपने उसका बहुत सही रिस्पॉन्स दिया, तो मैं कहूंगा ब्रावो, यू आर डूइंग गुड। ब्रावो, यू आर डूइंग गुड, शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ब्रावो इज ऑलवेज यूज्ड टू शो द फीलिंग ऑफ प्रेज, प्रशंसा की इमोशन दिखाने के लिए यूज करते हैं हमेशा। अब आप इसके आगे फिर वही असर्टिव सेंटेंस कोई यूज करेंगे। यू डिड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेल। ओके बेटा? तो ये तो हो गई बात हमारी हैप्पीनेस की, सौरो की, प्रेज की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें थोड़ा सा परेशान करता है, उसी को सीखना होता है हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वो है सरप्राइज। इसकी हेडिंग डालो बेटा, ये जो सरप्राइज लिखा था ना, इसके बारे में हम सीखेंगे। जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो हमें सरप्राइज वाली फीलिंग शो करने वाले सेंटेंसेस बहुत मिलते हैं। सरप्राइज हम कब शो करते हैं बेटा? हमें आश्चर्य कब होता है?
अचानक से हो जाए, ओके। और कुछ कोई बताना चाहेगा? हम सरप्राइज्ड कब हो जाते हैं? When we see or find something which we did not expect, जिसकी हमने आशा नहीं की थी, तभी तो हम सरप्राइज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आना था और आपको ये तो लग रहा था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं सोच रखा था कि 90% आ जाएंगे और आ गए 90%, तो सरप्राइज तो हो जाओगे कि नहीं होगे? क्योंकि यू डिडंट एक्सपेक्ट इट, आपने उम्मीद नहीं की थी। जब कोई चीज आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा या आपकी उम्मीद से बहुत कम हो जाए, मतलब आप गए कि आज विधायक जी के लड़के की शादी है, बड़ी भीड़ होगी, आप घर से ही सोच कर निकले हो क्योंकि आपको मालूम है आप विधायक जी के लड़के की शादी में जा रहे हो, लेकिन आप वहां पर गए, वहां पर 10 लोग थे, तो वुड यू नॉट बी सरप्राइज? अरे यार मैं तो सोच रहा था बहुत भीड़ होगी। तो whenever you find something beyond your expectation or lower your expectation, तो you are surprised, आप सरप्राइज हो जाते हो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, कहने का मतलब है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत ज्यादा है। अब सरप्राइज व्यक्त करने के लिए बेटा हम इंग्लिश में दो चीजों की हेल्प लेते हैं, एक तो है हाउ और दूसरा है व्हाट। ये चीज जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए, क्योंकि जब अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, सीजीएल देते हो, बैंकिंग देते हो, रेलवे देते हो, तो उसमें इसी से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। बाकी ब्रावो, अलायस, हुर्रे ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, उसमें क्या है पूछने लायक। हमेशा सेंटेंसेस जो करेक्शन के लिए पूछे जाएंगे या मीनिंग के लिए पूछे जाएंगे, इससे आएंगे। तो सरप्राइज शो करने के लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक है हाउ और दूसरा है व्हाट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है बेटा कि हाउ के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसका एडजेक्टिव का, और व्हाट के साथ हम नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? नाउन का। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो हाउ के बाद हमने एडजेक्टिव यूज किया, अभी केवल समझते जाना ध्यान से, और इसको कई बार बताएंगे हम। फिर इसके बाद हमारा आएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इसने जो भी वर्ब की है उस वर्ब को हम लिखेंगे। इसने जिस भी वर्ब को किया, क्योंकि सब्जेक्ट का काम क्या होता है? वर्ब को करना, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हाउ का यूज जब आप करेंगे तो उसके बाद जिस भी क्वालिटी को देखकर, जिस भी चीज को देखकर आपको आश्चर्य हुआ है उसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट जिसके अंदर वो क्वालिटी थी, और फिर वर्ब। समझ गए बेटा? ओके। अब ये यहां पर जो ये एडजेक्टिव है, यहां इसके साथ साथ आप एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक एक चीज करके हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आप एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ लिख सकते हैं। अब व्हाट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का। मतलब नाउन मैंडेटरी है, व्हाट के बाद नाउन आना ही चाहिए, लेकिन यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एडजेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ध्यान से देखो बेटा, हाउ के बाद सब्जेक्ट के पहले कहीं नाउन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब हाउ के बाद नाउन नहीं आएगा। लेकिन व्हाटे के बाद नाउन का आना बहुत जरूरी है। अगर व्हाटे के बाद तुम्हारे पास नाउन नहीं है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर तुम किसका प्रयोग करते? हाउ का प्रयोग करते ना भाई। जब नाउन है ही नहीं तुम्हारे पास तो क्यों नीचे चले आए? अरे यही काम चल जाता तुम्हारा। फिर नाउन के बाद तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की जो भी वर्ब है। दोनों में कोई अंतर दिख रहा है बेटा? दोनों स्ट्रक्चर में हाउ के बाद, अब सब्जेक्ट और वर्ब को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हाउ के बाद नाउन नहीं आता है और व्हाट के बाद नाउन आना कंपलसरी है, हमें नाउन लगाना पड़ेगा। हाँ, नाउन के पहले अगर तुम कोई एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हो कोई बात नहीं है, लगा सकते हो, लेकिन
लगाओ या ना लगाओ, नाउन तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने ताजमहल को देखा, और ताजमहल को जब आप देखने गए थे तो आपने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा, लेकिन आपको देखते ही ताजमहल बहुत सुंदर लगा, उम्मीद से ज्यादा, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि नहीं? और फिर आप क्या बोलोगे? ताजमहल कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सरप्राइज। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि कितना सुंदर है, इसका वजन तौल के बताओ। आप क्या व्यक्त कर रहे हो? अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, वो भी सरप्राइज। ताजमहल कितना सुंदर है। अब यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ताजमहल। वर्ब क्या हो गई? है। कितना सुंदर, इसमें नाउन है ही नहीं, तो हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज हो गया, क्योंकि इसमें नाउन था ही नहीं। अब इसी सेंटेंस को हम बोले ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? ताजमहल। लेकिन अब आ गया सुंदर इमारत, इमारत भी आ गया। इमारत क्या है? नाउन, बिल्डिंग। तो अब हमारा हाउ से काम नहीं चलेगा। हम नहीं बोल सकते कि हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हमें बोलना पड़ेगा व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। डिड यू गेट इट? पक्का? तो हाउ के बाद हम नाउन नहीं यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको कहना कितना गंदा, कितना गंदा, क्या बोलोगे बेटा? हाउ डर्टी या व्हाट ए डर्टी? हाउ डर्टी। डर्टी एडजेक्टिव है। हाउ डर्टी, क्या आदमी, क्या आदमी। व्हाट ए मैन, यही तो बोलते हो, व्हाट ए मैन, क्या पागल, व्हाट ए मैड, व्हाट ए मैड। ठीक। तो जब भी आप कोई नाउन प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपको व्हाट ए के बाद क्या लगाना पड़ेगा? नाउन लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात बेटा? अब हम कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं, उनको आपको लिखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हाउ क्लेवर how clever Seema is। एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां पर किस चीज पर सरप्राइज एक्सप्रेस किया जा रहा है? सीमा की चालाकी पर। हाउ क्लेवर सीमा इज। सीमा बहुत चालाक है, तो इसको हम हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, सीमा कितनी चालाक, राइट। तो ये सरप्राइज हो गया। अब इसी में अगला सेंटेंस लिखिए बेटा। व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए गर्ल सीमा इज। एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंस सही है ना, क्योंकि यहां पर व्हाट ए के बाद क्या आया है? नाउन आया है ना। गर्ल, गर्ल एक नाउन है, तो अगर हम व्हाट ए ब्यूटीफुल सीमा इज कह देते तो गलत हो जाता, क्योंकि व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव नहीं, नाउन आना चाहिए। तो व्हाट ए गर्ल सीमा इज एक्सक्लेमेशन। सीमा कैसी लड़की है, या क्या लड़की है सीमा। आप कैसे भी हिंदी में बोलिए, लेकिन इंग्लिश में ये सेंस आ रहा है कि आपको सीमा के लड़की पर आश्चर्य है। कैसी लड़की है? उसके बिहेवियर पर, उसके पहनावे पर, उसकी सोच पर। सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर सरप्राइज। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके, अगला सेंटेंस लिखिए। व्हाट ए मैन यू आर। व्हाट ए मैन यू आर। लास्ट में क्या लगाओगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना
मैंडेटरी है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम। अगला सेंटेंस लिखो, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट सी राइट्स, हाउ फास्ट सी राइट्स। लिख लिए हो कि हम बोर्ड में लिखेंगे? अब यहां पर ध्यान दो, आपने हाउ के बाद क्या यूज किया है बेटा? फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की। फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की विशेषता बता रहा है, राइट? कैसा लिखती है? तेज लिखती है। तो ये एडवर्ब हो गया। तभी हमने बताया था कि हाउ के बाद हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। तो हाउ फास्ट सी राइट्स, वो कितना तेज लिखती है। आपने किसी लड़की को लिखते हुए देखा और बड़ा तेज लिख रही थी, आप तो सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि आपने इतना तेज एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी को लिखना। तो हाउ फास्ट सी राइट्स या हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ ब्यूटीफुली शी स्पीक्स, हाउ वेल ही बिहेव्स, वो कितना अच्छा व्यवहार करता है। इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर? या आप सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो भी चलेगा। जैसे एक दो सेंटेंस लिख लीजिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल What a beautiful flower! Exclamation mark! कितना सुंदर फूल। इतना भी तो बोलते हैं हम, कितना सुंदर फूल। आपने देखा होगा एक कपिल शर्मा में कॉमेडियन आता है गौतम गुलाटी, है ना? वो जब भी डॉक्टर बन के आएगा तो क्या कहता है? What a busy day! बोलता है ना? जब भी डॉक्टर बन के What a busy day! तो वो क्या कर रहा है? सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है वाटे का यूज करके। तो आप भी लिख लीजिए, वाटे बिजी डे। वो हाउ बिजी डे नहीं बोल सकता क्योंकि उसने डे यूज किया है, नाउन यूज किया है। वाटे बिजी डे! एक्सक्लेमेशन। अब क्लियर हो गया? कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर डाउट हो? पूछ सकते हो बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। देखो इसकी बात करते हैं क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बचा है हमारे पास, तो उसमें ज्यादा बताने के लिए है नहीं। देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, थोड़ी सी एक हम आउट ऑफ द टॉपिक बात बताना चाह रहे हैं तुम्हें। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कुल 8 चीजों को पढ़ते हैं। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी स्पीच के ये क्या है? पार्ट्स है। हमारी कोई भी स्पीच हो, स्पीच किससे बनती है? सेंटेंसेस से मिलकर। कोई स्पीच का मतलब पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ होगा तो वो किससे मिलकर बनेगा बेटा? सेंटेंसेस से मिलकर बनेगा। तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनके पार्ट्स हैं। अब हमने कोई सेंटेंस लिखा तो उसमें पार्ट्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे। जैसे कि किसी बाइसिकल में पार्ट होते हैं, तो हर बाइसिकल के हर एक पार्ट का अपना काम होता है और कोई भी पार्ट दूसरा काम नहीं करता है। जिसका जो काम अलॉट है, जैसे ब्रेक का जो काम है वो ब्रेक करेगा, है ना? और पेडल का जो काम है वो पेडल करेगा, रिम का जो काम है वो रिम करेगा। कि ऐसा तो नहीं होता कि रिम का काम पेडल करने लगे। सब अपना अपना काम करते हैं एंड और उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बाइसिकल। ये कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में तुम्हें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर जब हम उनको असेंबल कर देते हैं तो वो स्पीच बन जाती है। और हर एक पार्ट का अपना अपना काम है जिसे हम याद कर लेते हैं। एक बार याद कर लिया फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव
वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में तुम्हारा इंटरजेक्शन, जिसका नाम हम भी ले रहे थे, है ना। तुम लोगों से कह रहे थे कि हुर्रे, ब्रावो, अलायस, ये सब इंटरजेक्शन है, तो वो सब इंटरजेक्शन। तो ये हमारी जो स्पीच होती है बेटा, वो कुल इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनती है, और इन सब का अपना अपना काम है। बाइसिकल में तो कई पार्ट्स होते हैं, तुम्हें तो केवल 8 याद करने हैं। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, सबका अपना काम बटा हुआ है। नाउन का काम है नाम बताना। इस दुनिया में तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो, सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो सब क्या हो गए? नाउन हो गए। प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन की जगह पर आना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें। नाउन का काम हो गया नाम बताना, प्रोनाउन का काम हो गया नाउन की जगह पर आना। अब ये जो एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। मतलब इनको ये, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा हमें। जब हमने कहा मैन, अब उसमें हमने एक और, अभी हमें केवल इतना पता चला वो आदमी है, लेकिन हम उसमें जोड़ दिया इंटेलिजेंट। अब हमें एक और बात पता चल गई, ये आदमी तो है लेकिन साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देना, उनके बारे में विशेषता बताना। क्लियर? अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए ये बात आ गई। अब ये बेटा आया हमारा एडवर्ब। यहां गौर से देखो तुम लोग, एडजेक्टिव अलग चीज है और एडवर्ब अलग चीज है। इसका नाम है एडवर्ब। एड मींस क्या होता है? ADD। एड मींस होता है जोड़ना। तो ये जो तुम एड तुम्हारे कान में जा रहा है, एडी, एड, इसको इससे याद रखना। ये जोड़ेगा, कुछ जोड़ेगा। किसमें? वर्ब में जोड़ेगा। जब वर्ब में कुछ जोड़ा जाए, तो जब कोई शब्द वर्ब में कुछ जोड़े तो एडवर्ब, और जब नाउन में कुछ जोड़े तो एडजेक्टिव। समझ गए? नाउन के बारे में बताए तो एडजेक्टिव, और वर्ब के बारे में बताए तो एडवर्ब। अब हमने सेंटेंस यहां पर लिखा था, हाउ फास्ट शी राइट्स। अब हमें कैसे पता चले सर? आपने तो बता दिया कि ये एडवर्ब है, हम कैसे पहचान पाएंगे इसे? बेटा ये फास्ट से सी के बारे में हमें कुछ पता लग रहा है क्या? कि सी मोटी है, पतली है, सुंदर है, कुरूप है। सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है हमें? ये हमें राइट्स के बारे में लिखती है। कैसा लिखती है? फास्ट लिखती है। समझ गए? वर्ब के बारे में बता रहा है। जब वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब हो गया ना। क्लियर? अब यहीं पर बात नहीं रुक जाती है बेटा। ये जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में तो बताएगा ही बताएगा। ये तो हो गई छोटी बात। ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। ये किसके बारे में बताता है? एडजेक्टिव। यही चीजें हमें परेशान करती हैं इंग्लिश पढ़ते समय। हमने समझा कि एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बताता है। ऐसा नहीं है, वर्ब की विशेषता बताता है, कोई गलत बात नहीं इसमें, लेकिन साथ ही साथ ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। दो काम हो गए इसके, इसको ज्यादा काम दे दिया गया, और साथ ही साथ ये किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो इस तरीके से एडवर्ब को कुल कितने काम दे दिए गए? 3। कि बेटा तुम वर्ब की भी विशेषता बताओगे, एडजेक्टिव जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव की विशेषता बताओगे, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता तुम ही बताओगे। और इसने तीनों काम कबूल लिए। देखना, हम 3 सेंटेंस तुम्हारे सामने लिख रहे हैं जो आज तक तुम पढ़ते आए हो। ही रन्स फास्ट, एक सेंटेंस ये हो गया।
तो यहां पर देखो ये हमारा प्रोनाउन है, या हम ही नहीं लिखते यहां पर राम लिख देते हैं। ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है ना, जो किसकी जगह पर प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर। फिर हमारी वर्ब आ गई, वर्ब, इस वर्ब को किसने किया है, सब्जेक्ट ने किया, ठीक है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की सिंगुलर। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या? कोई इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस दिन तुमने ये पहचानना सीख लिया, तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि एसवीओ तुमने याद कर लिया है तो हमेशा बस एसवीवी के बाद जो कुछ आए वो ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं। ये फास्ट लिखा हुआ है बेटा, और ये बता रहा है कि दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ठीक ना। ये फास्ट इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडवर्ब आपका या तो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या कभी कभी एडजेक्टिव हो जाता है। एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये यहां पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। देखो बेटा, मैंगो यहां पर क्या है? नाउन है, किसी फल का नाम नाउन हो गया। ये आम कैसा है? ये स्वीट किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। आम मीठा है ना, स्वीट मैंगो है ये। तो इसको हम क्या कहें? नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि इन चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो हो गया एडजेक्टिव, यहां तक हम बढ़ चुके आगे। अब कितना मीठा ये? बहुत मीठा है। ये जो शब्द है वेरी, ये किसकी विशेषता बता रहा है? स्वीट की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? स्वीट की। कि कम मीठा नहीं है, बहुत मीठा है। तो मीठे की विशेषता बता रहा है ये। तो एडजेक्टिव है। अब फिर आपकी क्वेश्चन उठ गया कि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा भाई? तो ग्रामेरियन ने कहा ये काम भी इसी को दे दो। किसको दे दो? एडवर्ब। तो एडवर्ब का ठीक है, ये काम भी हमें दे दो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। हमने कहा अब तुम ही लोग बताना, अपना दिमाग खुद लगाओगे। द टी इज टू हॉट। यहां पर टू क्या है? द टी इज टू हॉट। एडवर्ब है, क्योंकि हॉट किसकी विशेषता बता रहा है? टी की। एडजेक्टिव हो गया। और हॉट की विशेषता कौन बता रहा है? टू। तो एडवर्ब हो गया। आई एम सो हैप्पी। यहां पर सो क्या है? एडवर्ब, क्योंकि हैप्पी विशेषता बता रहा है मेरी, और हैप्पी की विशेषता बता रहा है सो। क्लियर? तो ऐसे समझ जाओगे आप। तो एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता है, ये किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। राइट? आगे देखो, राम रन्स। हम कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस लिख ही नहीं रहे इसलिए क्योंकि तुम्हें डिफिकल्ट ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कठिन होते हैं और हम कठिन बनाना नहीं चाह रहे हैं। राम रन्स वेरी फास्ट। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो अभी तुम ऊपर पढ़कर आए हो कि यहां पर फास्ट क्या है बेटा? एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है ये? रन की। क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। फिर कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज। तो वेरी विशेषता बता रहा है फास्ट की, जो ऑलरेडी ये क्या है? एडवर्ब है। देख रहे हो? मतलब एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब की भी नौकरी करनी पड़ती है। वर्ब की नौकरी करे, एडजेक्टिव की नौकरी करे, और बेचारा दूसरे एडवर्ब की भी नौकरी करे। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुम लोग एडवर्ब को हमेशा पहचानोगे। ओके? कम से कम इतना जान जाओगे फिर, क्योंकि अभी तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
एडवर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जब हमें एडवर्ब समझ में आने लगता है और इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो तुम्हें सेंटेंसेस बनाने में भी मजा आने लगेगा। कैसे? केवल यहां पर लिख के हम बता रहे हैं। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ध्यान दो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहे हैं। अब क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। कितने लोगों को लग रहा है नहीं है? जिनको ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है वो सब सही है, शाबाश। देखो गौर से, जिनको नहीं समझ में आया हम बता रहे हैं। यहां पर द सन लिखा है, फिर सेट, हमारा एस हो गया, वी हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। फिर हमें मिला फ्रेज इन द वेस्ट, ये फ्रेज हो गया, और मिला यस्टरडे। ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। अब इसको तो हम एडवर्ब कह सकते हैं क्योंकि एक शब्द है, लेकिन हम इसको एडवर्ब नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कई शब्द हो गए, तो हम इसको फिर कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलेंगे बेटा? है, काम तो एडवर्ब का ही कर रहा है बेचारा, लेकिन शब्दों का समूह हो गया, तो हमने क्या बना दिया उसे? एडवर्बियल फ्रेज। अब मान लीजिए जैसे मैं हूं अकेले, मेरी अकेले बात करोगे तो कहोगे गुप्ता, और अगर हमारा पूरा परिवार होगा तो फिर गुप्ता थोड़ी बोलोगे, फिर गुप्ता परिवार बोलोगे, है ना, गुप्ता फैमिली बोलोगे। तो ऐसे ही अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया बेटा, तो हम इसको एडवर्ब ना कहकर एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। इसीलिए तो फ्रेज सिखाया था तुम्हें। क्यों ये एडवर्ब है समझेंगे हम। सूरज सेट, डूबा। अब हाउ, व्हेन, व्हाई, ये तुम्हें वर्ब में लगाकर एडवर्ब का पता लग जाएगा। डूबा, वेयर, वेयर डिड इट सेट, कहां डूबा? इन द वेस्ट। ये वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है ये? हम क्रिया में लगाएंगे कहां डूबा? पश्चिम में डूबा, तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी क्या बता रहा है? वेयर। वेयर हमें क्या बताता है? प्लेस। ठीक। अब ये क्या बता रहा है? व्हेन डिड इट सेट, कब डूबा? कल डूबा, तो ये हमें बता रहा है व्हेन। इसका मतलब ये बता रहा है हमें टाइम। तो ये दोनों एडवर्ब हैं बेटा, एक हमें बता रहा है क्रिया होने का प्लेस, और एक हमें बता रहा है क्रिया के होने का टाइम। डिड यू गेट इट? तो अब तुम जब कहते हो आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो टू कॉलेज क्या है यहां पर? एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि कहां जा रहे हो? टू कॉलेज। ये एडवर्बियल फ्रेज है जो तुम्हारी क्रिया के होने का प्लेस बता रहा है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, टू कॉलेज यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर तुम्हारे जाने की जगह बता रहा है, क्रिया के होने का प्लेस बता रहा है। अब कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से तुम लोग एडवर्ब को पहचानोगे। एक शब्द है एडवर्ब बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो उसे फिर एडवर्बियल फ्रेज बोलो, बस सिंपल सी बात। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो गई उसमें। एक से ज्यादा शब्द बन गए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया तो फ्रेज हो गया। ठीक, चलो अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे इंग्लिश के बारे में तो तुम्हें इकट्ठे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन में अगर हम सारी चीजें बता देंगे तो तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेयर की लेयर अगर बैठती रहेंगी माइंड में, इट विल बिकम इजियर फॉर यू। अगला लास्ट वाला लिखो बेटा, ऑक्टेटिव सेंटेंस।
कल तुम लोगों की क्लॉज और फ्रेज को लेकर लास्ट क्लास होगी। क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे क्लॉज के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉज। सेंटेंस तो ऐसा ही तुम लोग बार बार पढ़ रहे हो, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लेकिन क्लॉज थोड़ा सा नई चीज है और डिफिकल्ट होती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लिख लिया आप लोगों ने? ओके। वे सेंटेंस जिनसे ईश्वर से प्रार्थना करने, किससे प्रार्थना करनी है? यहां केवल ईश्वर से। अगर इंसानों से प्रार्थना करनी है तो फिर कहां पहुंच जाओ? इंपरेटिव में, है ना? इंसानों से प्रार्थना रिक्वेस्ट करनी है तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करो। यहां पर केवल और केवल गॉड से, इसको हम हिंदी में प्रेयर कहते हैं, लेकिन प्रेयर को भी हिंदी में प्रार्थना करना ही कहा जाता है, इसलिए हमें लिखाना पड़ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करने और किसी को विश करने, विश मतलब WISH, विश करते हैं ना हम लोग किसी को। विश करने का मीनिंग निकलता है वे सेंटेंस जिनसे ईश्वर से प्रार्थना करने या किसी को विश करने का मीनिंग निकलता है, उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि आप लोग बेटा रेन एंड मार्टिन को पढ़ोगे तो उनकी बुक में आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने सेंटेंस के टाइप्स को एक्सक्लेमेटरी में ही खत्म कर दिया है, लेकिन कई बुक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को भी एक सेंटेंस का टाइप मानती है, और हमें भी ये सही लगता है, क्योंकि वरना हम इसमें जिन सेंटेंसेस को रखें वो कहाँ रखे जाएंगे? उनको कहीं तो रखना पड़ेगा। जैसे आप जब पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो अगर मान लीजिए आपको कुछ नए एलिमेंट्स मिल गए तो आपको कोई तो उनको देना पड़ेगा जगह। तो इसमें जो सेंटेंसेस है उनको हमें एक जगह देने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की क्लास बनानी पड़ती है, इसका टाइप बनाना पड़ता है। आप देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सबसे पहली बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया था, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज करेंगे। इनकी शुरुआत, इस बात को लिख लो, इनकी शुरुआत में से की जाती है। मॉडल वर्ब में से करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन। ये कैसा सेंटेंस हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसकी हम में से शुरुआत करेंगे, फिर जिससे हम प्रे कर रहे हैं, मतलब गॉड से ही प्रे करना है हमें, और आपको क्या करें? ब्लेस करें, आशीष दें आपको, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। हम किससे प्रे कर रहे हैं? गॉड से। गॉड से प्रे कर रहे हैं, और किस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं? कि आपको लंबी उम्र दें। तो मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। अब मान लीजिए हम आपको कुछ विश करना चाह रहे हैं, आप जर्नी पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं, हम गॉड से प्रे करने वाली बात खत्म हो गई, आप जर्नी पर जा रहे हैं और हम आपको हैप्पी जर्नी विश करना चाह रहे हैं, कि मतलब आपकी यात्रा शुभ हो। तो हम मे से शुरू करेंगे, फिर हमारा जिसको हम विश कर रहे हैं, जैसे यू है तो मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी,
मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। फिर हम गॉड से प्रे नहीं कर रहे ना बेटा, अभी हम गॉड से प्रे कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, फिर आप उसको विश कर रहे हैं। हमने यहां पर दो बातें बताएंगे आपको, गॉड से प्रे करना और दूसरा किसी को विश करना। तो अगर आप गॉड का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली उसे विश कर रहे हैं ना, इसकी तरह। जैसे आपने कहा मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो आप कह रहे हैं मे यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव हैप्पी दिवाली, मे यू हैव हैप्पी होली। तो आप फिर उसको डायरेक्ट विश कर रहे हैं, फिर आप गॉड को इंटरफियर नहीं कर रहे बीच में, है ना। फिर आपने गॉड को दरकिनार कर दिया। तो जब आप गॉड से प्रे करेंगे तो आपको मे के बाद तुरंत गॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। और आप किसी को विश कर रहे हैं तो आप जिसको विश कर रहे हैं मे के बाद उसको लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए कहना चाह रहे हैं काश राम को नौकरी मिल जाए, आपने ऐसा विश किया, तो मे राम गेट ए जॉब एक्सक्लेमेशन मार्क, मे राम गेट ए जॉब। समझ गए बात ना बेटा। अब यहां पर देखिए, जैसे ये वाला सेंटेंस देखें आप लोग, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। अब आजकल की जो हमारी नई इंग्लिश है, इसमें हम हर चीज शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, कि नहीं। हम पहले कैसा लिखते थे, आई एम गोइंग टू कानपुर, है ना। अब कहते हैं आई एम गना कानपुर। गोइंग टू क्या बन गया, गना बन गया, आई एम गना कानपुर। और इसीलिए हम लोगों को हिंदी फिल्में समझ में, वो जो इंग्लिश मूवीज होती है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो आई एम गोइंग टू बोलेंगे ही नहीं, आई एम गना। और इसको भी वो आई एम नहीं बोलेंगे, वो इसको बोलेंगे आई एम, है ना। वो बोलेंगे यूल। अब यूल हम लोगों को लगेगा यूल कोई नया वर्ड है, क्योंकि हमें आदत पड़ी है यू विल सुनने की, और वो बोल गए यूल, और यूल बताओ यूलो फिर कहा है तो वो फिर हमारे पल्ले नहीं पड़ती इंग्लिश, राइट। तो ये क्या होता जा रहा है, हर चीज बेटा शॉर्ट होती चली जा रही है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था, ध्यान से देख रहे हैं इस बात को, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। तो इसमें से लोगों ने धीरे धीरे मे यू हैव को हटा दिया और केवल कितना रह गया, हैप्पी जर्नी। कोई जा रहा होता है तो हम कहते हैं हैप्पी जर्नी, कहते हैं गुड मॉर्निंग, जबकि वो पूरा सेंटेंस था मे यू हैव ए गुड मॉर्निंग। लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि अगर सर को हम विश करने लगे तो सर कहेंगे ऐसा है तुम बाद में विश करना, बहुत लंबा टाइम लेते हो भाई। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये वास्तव में हम विश कर रहे हैं। तो कैसे सेंटेंस हो गए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गए। अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है हैप्पी दिवाली एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये कैसा सेंटेंस है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ना। लेकिन अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन ये चलन में है, फैशन में आ गया है, तो हम इसको सही मान लेते हैं और इसको हम एज एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही ट्रीट करेंगे। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आपको दे दिया जाएगा राम सेड टू हिज टीचर हैप्पी दिवाली, तो आपको इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मानकर ही नरेशन के रूल्स यूज करने हैं। समझ में आ गई बात ना बेटा। क्यों, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि राम ने अपने टीचर को क्या किया है, विश किया। बस मीनिंग किसका निकल रहा है, विश का निकल रहा है। ठीक, वैसे बोलो ये पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, मे यू हैव ए हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली शुभ हो, ये पूरा सेंटेंस हुआ, मे यू हैव ए हैप्पी दिवाली। क्लियर बेटा।
तो ये बात हो गई हमारे सेंटेंसेस की। सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा था और वो 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अगर तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो बताओ। पूछना है बेटा? नहीं? ओके, तो अब डाल लो, अभी 10 मिनट हैं। स्ट्रक्चर, ये तो अभी मीनिंग के आधार पर हुआ ना, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ा सा तेज करते हैं हम लोग, क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ गई होगी हमारी टीचिंग की। एक तो हो गया मीनिंग, और दूसरा किसके आधार पर डिवीजन किया जाता है? स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसमें लिखिए, स्ट्रक्चर के आधार पर कॉमा सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। On the basis of structure, there are 3 types of sentence. और मीनिंग के आधार पर कितने प्रकार के थे बेटा? 5 प्रकार के। जब स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो 3 प्रकार के। देख लीजिए तीनों। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस यही तुम्हें इतनी चीजें पढ़नी है, 5 वो 3 ये, हो गई इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। अब इनके बारे में हम केवल आज यहां पर चर्चा करेंगे, लिखाएंगे कल, क्योंकि इसी से तुम्हारी क्लॉज क्लियर हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से बेटा मेरी बातों को सुनना। ये थोड़ा सा अब हमारा टॉपिक डिफिकल्ट हो रहा है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर के आधार पर जो डिवीजन किया गया, और इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल पर इसको टीचर टच नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स कैपेबल नहीं होता है इन सब चीजों को समझ पाने के लायक। तो देखो बेटा, पहला हमारा सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। ये केवल कहने में सिंपल है, लेकिन ये होता नहीं है, इसका नाम ही है केवल सिंपल सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को हम समझें, इसके पहले हम बात करते हैं वर्ब की। अभी हमने बताया ना कि तुम लोगों को लिखना कुछ नहीं है, केवल हमारी बातों को सुनना है और हमारी बातों से अपने दिमाग में कुछ आइडियाज बनाने हैं ग्रामर को लेकर, ग्रामर के बारे में नए नए तथ्य जानकर और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाकर। वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है। यहां तक किसी को डाउट? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल? 8 होते हैं। उनमें से एक है वर्ब। वर्ब का काम क्या होता है? एक्शन शो करना। नाउन का काम होता है नाम शो करना, और वर्ब का काम होता है एक्शन शो करना। तो जितने भी एक्शन हैं इस दुनिया में, जंप, ईट, रीड, ड्रिंक, ये सब वर्ब्स हैं। क्लियर? अब ये जो वर्ब्स हैं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 भागों में बांट दी गई। एक हो गई फाइनाइट और दूसरी हो गई नॉन फाइनाइट। दूसरी कैसे होगी बेटा? नॉन फाइनाइट। अभी ये जो वर्ब्स के डिवीजन हैं, ये कई तरीके के तुम्हें मिलेंगे। एक बार हम बताएंगे वर्ब 2 होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक बार हम कहेंगे बेटा वर्ब 2 तरीके की होती है, एक रेगुलर वर्ब होती है, एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, फिर हम कहेंगे बेटा वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक फाइनाइट होती है, एक नॉन फाइनाइट होती है। तो आप कहोगे सर जी एक ही बार में बता दो थोड़ा कायदे से, ये काहे आप हर बार एक नया नया तरीका ले आते हैं परेशान करने के लिए? बेटा कोई परेशानी वाली इसमें बात ही नहीं है। अभी तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा ना, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। इसको कितने आधार पर तुमने बांटा? कितने आधार पर बांटा? 2 आधार पर बांटा ना, एक मीनिंग के बेस पर और दूसरा। तो ये जो तुम वर्ब के टाइप्स देख रहे हो, ये सब में बेस अलग अलग है। जब हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, तो हम ये देखते हैं कि उसके पीछे ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया। जब हम कहते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट,
तो हम ये चेक करते हैं कि इस वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट है कि नहीं है। कल बताया था एग्रीमेंट के बारे में। वर्ब ने एक कसम खाई थी, एक वचन लिया था कि मैं हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आऊंगी, तभी सब्जेक्ट ने अपने बगल में बैठाया था उसे। वर्ब ने कहा था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो मैं भी सिंगुलर रहूंगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं भी प्लूरल रहूंगी, ये बताया था। तो यदि ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में है तो फाइनाइट, सीमित हो गई ना भाई। फाइनाइट माने क्या होता है? सीमित, मतलब उसको अब सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब वो फ्री नहीं है कि उसका मन किया सिंगुलर तो सिंगुलर हो गई, प्लूरल तो प्लूरल ना। अब किसके हिसाब से चलेगी? सब्जेक्ट, तो फाइनाइट। और अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई जोर नहीं है तो नॉन फाइनाइट, है ना। तो ये जो बांटी गई हैं वर्ब्स बेटा, हमें उनका बेस देखना है। ऐसे तो फिर नाउन भी कई प्रकार के हैं। जब हम नाउन पढ़ते हैं तो एक 5 प्रकार के पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन। फिर जब हम जेंडर के आधार पर देखते हैं तो 4 प्रकार के नाउन होते हैं, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, न्यूट्रल नाउन और कॉमन नाउन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ये बेस देखना पड़ता है हम लोगों को। ओके, अब देखिए, जब हमारी वर्ब 2 तरीके की हो गई, एक ऐसी वर्ब जो जिसका नंबर सब्जेक्ट से सीमित होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। आइए देखें। देखो बेटा, वॉकिंग इन द पार्क। अब वॉकिंग में जब आईएनजी लग गया तो इससे क्या सिग्नल मिल रहा है कि काम जारी है। तो पार्क में टहलते हुए, मतलब मैं जब टहल रहा था, आई हैव मेट हिम, तो मैं उससे मिला। अब यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन मिला? मैं मिला। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आया? वर्ब आई, एस, वी, और ये क्या हो गया? किससे मिला? उससे मिला, हिम। तो यहां पर जब ये वर्ब देखोगे तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। आई को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। हमने यहां पर हैज नहीं लगाया है, क्या लगाया है? हैव लगाया है। तो ये हमारी वर्ब कैसी हो गई? ये हमारी वर्ब कैसी हो गई बेटा? फाइनाइट हो गई, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट से सीमित है। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से सीमित हो, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से आए, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये जो वॉकिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर आई का कोई जोर नहीं है। अब हम यहां पर आई मिटाकर अगर ही भी लिख दें तब भी वॉकिंग ही रहेगा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एग्रीमेंट में है, इसको तुरंत होना पड़ेगा ही हैज। दे लिखेंगे तो फिर बदलना पड़ेगा, हैव हो जाएगी। वी लिखेंगे तो हैव रहेगी, सी लिखेंगे तो हैज हो जाएगी। मतलब सब्जेक्ट चेंज करोगे, इसको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, ये एग्रीमेंट में है। लेकिन ये एग्रीमेंट में नहीं है। तुम चाहे यहां ही लिखो, सी लिखो, दे लिखो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गई फाइनाइट और ये हो गई नॉन फाइनाइट। क्लियर? अब आते हैं, जब किसी सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में, मतलब शुरू से लेकर फुल स्टॉप तक, हमारा सेंटेंस कब खत्म होता है? फुल स्टॉप पर, या क्वेश्चन मार्क पर, या एक्सक्लेमेशन मार्क। तीन ही चीजों से खत्म होता है सेंटेंस। पीछे बेटा ध्यान दो, हमारा सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से या एक्सक्लेमेशन। इन तीन चीजों के अलावा आप कॉमा,
सेमी कॉलन, कॉलन, इनसे सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, है ना। ये 3 चीजें। अगर किसी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, कितनी फाइनाइट वर्ब है? एक ही फाइनाइट वर्ब, तो हम उसे सिंपल सेंटेंस। आप पूरा सेंटेंस देखिए और उसमें आपको एक ही फाइनाइट वर्ब दिख रही है, तो वो आप उसको बेहिचक कह दीजिए कि सर ये सिंपल सेंटेंस है। इसीलिए उसका नाम सिंपल सेंटेंस रखा गया है, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि हम इंडिया के लोग हैं, हमें तो वाकिंग भी यहां पर फाइनाइट लग रही है ना। जब तक हमें बताया नहीं जाए, अब हमें बता दिया गया है, हम सीख गए, अब नहीं लग रही हमें, अब हम इसे फाइनाइट नहीं कहेंगे। समझ गए बात? तो इस पूरे सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब है बेटा? एक फाइनाइट वर्ब है। ये कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा हम कल फिर बताएंगे अभी, क्योंकि हमें मालूम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, जैसे कि इस सेंटेंस में है, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। और अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो गई तो वो सिंपल नहीं रहा। अब वो या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल के दायरे से बाहर चला गया। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हुई और सिंपल नहीं हो सकता, ठीक। अब वो या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर? ओके। अब तो इन दोनों में हम कैसे अंतर करेंगे? अब 2 फाइनाइट वर्ब हो गई। कितनी फाइनाइट वर्ब हो गई बेटा? 2 फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी, तो सिंपल नहीं रहा, वो कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो। अब जो दूसरी फाइनाइट वर्ब है वो कोई क्लॉज का हिस्सा होगी। किसका हिस्सा होगी? क्लॉज का हिस्सा होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, बहुत लंबा सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब थी उसमें, एक सब्जेक्ट था और एक फाइनाइट वर्ब थी। ये फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट से सीमित थी, सिंगल फाइनाइट वर्ब। जब लोड नहीं लेना, इजीली बताना हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ही फाइनाइट वर्ब थी पूरे सेंटेंस में। ये कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल हो गया, ठीक है। ओके। अब हमने दूसरा सेंटेंस लिया जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब थी, एक यहां थी और एक फाइनाइट वर्ब यहां थी। इसका सब्जेक्ट यहां था, इसका सब्जेक्ट यहां था। कितनी फाइनाइट? अभी सब बोलो नहीं, केवल अपने ध्यान को कंसंट्रेट करो यहां पर। तो ये जो 2 फाइनाइट वर्ब दिख रही है तुमको बेटा, इसका मतलब अब इसमें आ गई क्लॉज। क्या आ गई? मतलब एक से ज्यादा यदि फाइनाइट वर्ब तुम्हें दिखे किसी सेंटेंस में, इसका मतलब अब उस सेंटेंस में यूज किया गया है क्लॉज। तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है। सर अब क्लॉज आ गया इसमें, अब हमें ये नहीं पता। आज तुम ये सीख के जा रहे हो कि सर क्लॉज आ गया, अब अभी हमें ये इतना नहीं सिखाया कि कौन सा क्लॉज आ गया, लेकिन एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो क्लॉज आ गया। क्लियर? ओके। अब इसी में से जो हमारी मेन फाइनाइट वर्ब होती है, इसको भी हम पहचानना सिखा देंगे तुम्हें। जो मेन फाइनाइट वर्ब होगी उस वाले पार्ट को हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो दूसरी वाली फाइनाइट वर्ब है वो है हमारा क्लॉज। ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं जानबूझकर इसको प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हूं क्योंकि मैंने भी पढ़ा था और मैं जब तक बहुत ज्यादा मैंने पढ़ नहीं लिया, मैं समझ ही नहीं पाया कि प्रिंसिपल क्लॉज होती क्या है। अब समझो बेटा, ये जब तुम ग्रामर की बुक पढ़ोगे तुम्हें प्रिंसिपल क्लॉज नाम की कोई चीज मिलेगी ही नहीं, और वास्तव में ये होती भी नहीं है। ये होती भी नहीं है, ये कुछ विद्वानों ने लोगों को समझाने के लिए इजाद कर दिए। ग्रामर में इस तरह की कोई चिड़िया है नहीं। उन्हें लगा कि बच्चों को थोड़ा आसानी हो जाएगी, केवल क्या होती है? क्लॉज होती है।
क्या होती है? क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज किन विद्वानों ने बना दी? होशियार लोगों ने। हम उनको बता रहे हैं। जैसे देखो बेटा, ये था पूरा सेंटेंस, ठीक है, और इसी सेंटेंस का एक हिस्सा था ये, इसमें हम बना देते हैं ये क्लॉज। ये जो देख रहे हो यहां से यहां तक, ये इसका हिस्सा था, और ये पूरा क्या कहलाया? इस चित्र को ध्यान से देखना और समझना, ये पूरा चित्र क्या है? सेंटेंस। पूरा चित्र क्या है? सेंटेंस। ये शामिल करते हुए, और इसमें से हमें यह बताया गया कि इतना हिस्सा ये क्लॉज है। तो ये तो हो गया बेटा क्लॉज। तो अब अगर हम इस क्लॉज को हटा दें तो कितना बचा? ये बचा, ये क्लॉज ये हो गया, और ये इतना हिस्सा ये बचा। तो हमारे कुछ विद्वान जनों ने ये क्लॉज तो रहने दिया, इसको कह दिया प्रिंसिपल क्लॉज। किसी भी सेंटेंस में क्लॉज को छोड़कर जो हिस्सा बचा वो प्रिंसिपल क्लॉज कह दिया उन्होंने। समझ गए बात अपना? जबकि प्रिंसिपल क्लॉज को है नहीं, हमें पढ़नी क्या है? इस परजीवी को पढ़ना है जो हमारे सेंटेंस से चिपका हुआ है। क्लियर बेटा? क्लॉज पढ़नी है हमें। ओके, तो ये जो हमारा सेकंड फाइनाइट वर्ब होगी वो क्लॉज होगी। अब ये क्लॉज कैसी है? क्लॉज होती है दो तरीके की। कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की क्लॉज होती है पूरी इंग्लिश में। एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस। सेंटेंस तो होते हैं 5 प्रकार के और 3 प्रकार के। क्लॉज बेचारी कितनी सीधी सादी है, हमें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। कहती कि मैं तो 2 ही प्रकार की हूं, एक हूं कोऑर्डिनेट और दूसरी हूं सबऑर्डिनेट, है ना? अब देखो कोऑर्डिनेट कितनी आसानी से हमें बता रही है हमसे। कह रही कि कभी कोऑपरेशन सुना भैया तुमने? कोऑपरेशन किसके बीच में होता है? 2 बराबर के लोगों के बीच में होता है। किसके बीच में? है ना? कभी ऐसा होगा कि कोई एक मुकेश अंबानी है, वो कहेंगे हमारा कोऑपरेशन करोगे क्या? वो हमसे कह सकते हैं कभी? कहेंगे ये कोऑपरेशन करेगा। इसके जैसे मैं है ना हजारों खरीद के अपने यहाँ नौकर रखे हूं। तो कोऑपरेशन हमेशा अडानी और अंबानी के बीच में होगा, है ना? शोभित गुप्ता और अंबानी के बीच में नहीं होगा, बराबर के बीच में होता है। तो कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेट। वो क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है, अब हम भी इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं, है ना बेटा? जो बचा हुआ हिस्सा, क्योंकि वरना जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या नाम दें? तो या तो ऐसा हम बोलते रहे बचा हुआ हिस्सा। यदि क्लॉज 2 ही तरीके की होती है, कोऑर्डिनेट या तीसरी होती ही नहीं है। तो यदि ये जो क्लॉज है वो बचे हुए हिस्से के साथ बराबर का काम करती है तो कोऑर्डिनेट है। कैसे संबंध है उसके? बराबर के, अंबानी अडानी वाले, है ना? और अगर उसके शोभित गुप्ता और अंबानी वाले हैं तो वो सबऑर्डिनेट है। सब इंस्पेक्टर सुने हो बिटिया? किसके अंडर में होता है? इंस्पेक्टर के अंडर में होता है ना? तो सबऑर्डिनेट उस आदमी को कहा जाता है जो किसी के अंडर में हो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बचे हुए हिस्से, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोलो तेज आवाज में। प्रिंसिपल क्लॉज। किताबों में नहीं मिलेगा। अच्छी ग्रामर की बुक पढ़ोगे, हाँ ये एक्सीलेंट वगैरह पढ़ोगे मिल जाएगा, लेकिन रैन मार्टिन पढ़ोगे, नेस्फील्ड पढ़ोगे, वहां प्रिंसिपल क्लॉज नहीं मिलेगा। इसलिए हम तुम्हें हर चीज बता देना चाह रहे हैं क्लियरली, कोई डाउट ना रहे। यदि कोई क्लॉज मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अगर वो बराबरी की है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज। बस, तीसरी तो है ही नहीं। तो अगर वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो कंपाउंड, अगर वो सबऑर्डिनेट है कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा।